नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता आपके अपने YouTube चैनल विनीता हिंदी हब में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं तो उन सबको देखते हुए आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। उसका नाम है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जो कि विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो देखिए, जो जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं, जैसे कि आपकी वैकेंसी आई है एलटी ग्रेड की, जीआईसी लेक्चरर की, और फिर आपके यूपी टीजीटी और पीजीटी का डेट भी आ चुका है। तो उन सबको देखते हुए ये सीरीज चलाई जा रही है और इन सब में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो आपका एलटी ग्रेड है। एलटी ग्रेड का जो द्वितीय चरण में परीक्षा होगी वो सब्जेक्टिव होगी। जो हिंदी विषय आपका रहेगा वो सब्जेक्टिव रहेगा। आपको लिखित परीक्षा होगी, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय के रूप में उसमें प्रश्न मिलेंगे आपको। तो उसको देखते हुए जो ये हिंदी साहित्य का सरल इतिहास है, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, बहुत ही यूज़फुल होगा उस पेपर के लिए। तो उसी के हिसाब से इसको पढ़ाया जा रहा है। आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए। और हाँ, एक बात और कि अगर आप लोग के पास पुस्तक हो तो आप लोग जब मेरी ये वीडियो देख रहे हों, जब ये मेरी क्लास ले रहे हों आप लोग, तो उस पुस्तक को खोल करके रखें। और जितनी भी महत्वपूर्ण लाइनें मैं आप लोग को बताऊं तो उसको आप लोग अंडरलाइन जरूर कर लें, ठीक है। और अगर आपके पास पुस्तक ना हो तो कॉपी और पेन लेकर के बैठें ताकि आप नोट डाउन कर लें उसको। तो चलिए आज की हम लोग क्लास शुरू करते हैं। पहला इसमें क्या है, विषय प्रवेश, ठीक है। विषय प्रवेश में इसमें क्या क्या बताया गया है उसको हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिए, हिंदी शब्द का प्रयोग हम विविध अर्थों में करते हैं, ठीक है। जो हिंदी शब्द है उसका प्रयोग हम किस विविध अर्थों में यानी कि अनेक अर्थों में करते हैं। सुविदित है कि हिंदी भारत की राजभाषा है। आप सब लोग जानते हैं कि जो हिंदी है वो भारत की क्या है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। याद रखिएगा इस बात को, हिंदी भारत की राजभाषा है, ठीक है। देखिए, जो हिंदी भारत की राजभाषा हुई है तो वो 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। महत्वपूर्ण लाइन है, कभी कभी ये भी प्रश्न बन जाता है, सन या फिर आपका डेट पूछ लिया जाता है। तो 14 सितंबर 1949 को ये स्वीकार किया गया था क्या, कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी, ठीक है। और जो संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा भी गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी, देवनागरी लिपि होगी। महत्वपूर्ण है ये लाइन, आप लोग याद रखिएगा इस चीज़ को। और एक बात और, आप लोग जानते ही होंगे कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और जब भी अनुच्छेदों की बात आती है और हिंदी की बात आती है तो वहाँ पर अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक क्या होता है, आपके दिमाग में छप जाती है बात, क्योंकि ये राजभाषा से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। 1943 से लेकर के 1951 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर अगली लाइन है कि राज शब्द का प्रयोग भाषा के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि भारत की कोई भाषा प्रजा भाषा नहीं है। देखिए, जो राज शब्द है वह क्या कहा गया है कि भाषा के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि जो भारत देश है उसकी भाषा कोई भी भाषा प्रजा भाषा नहीं है। राजभाषा का अर्थ केवल केंद्र की सरकारी भाषा है, ठीक है। याद रखिएगा कि राजभाषा का अर्थ केवल केंद्र की सरकारी भाषा है। हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। इसका अर्थ यह है कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच संपर्क की भाषा है, ठीक है। तो इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। हिंदी कैसी भाषा है, भारत की संपर्क भाषा है, जो कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच संपर्क की भाषा है। हिंदी मूलतः हिंदी भाषी क्षेत्र अर्थात हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल जिसे उत्तराखंड भी बोला जाता है अब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्य भाषा है। इन क्षेत्रों की अपनी अपनी बोलियां हैं, ठीक है। देखिए, जो ये सारे दिए हुए हैं ये सब हिंदी भाषा के क्षेत्र हैं और इन क्षेत्रों की क्या है, अपनी अपनी बोलियां हैं। आदिवासियों की बोलियां तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं, यानी कि जो आदिवासी लोग होते हैं उनकी जो बोलियां होती है वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं, ठीक है। हिंदी क्षेत्र की बहुत प्रमुख
हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियां हैं उसमें से कौन कौन सी है देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण। कुमायूनी, गढ़वाली, हिमाचली, हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजी, अवधी, बघेली, बुंदेलखंडी और भोजपुरी। इन बोलियों की अनेक उपबोलियां हैं। आप लोग पढ़े हैं ना हिंदी भाषा में कि 5 उपभाषाएं हैं और कितनी 18 बोलियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही सब चीज़ें दी हुई हैं कि जो ये सारी बोलियां हैं उन सब की अनेक उपबोलियां भी हैं। कहा जाता है कि 10 कोस पर भाषा बदल जाती है। सुना होगा आप लोगों ने कि 10 कोस पर क्या होता है, भाषा बदल जाती है। अलग अलग जगहों पर अगर आप जैसे जिस क्षेत्र में आप रहते हो वहाँ से अगर कुछ दूरी पर आप जाओगे तो वहाँ की भाषा, वहाँ की बोली कुछ अलग होगी। ऐसे ही बोला जाता है ना कि जैसे 10 कोस पर पानी बदल जाता है, उसी प्रकार से 10 कोस पर भाषा भी बदल जाती है, ठीक है। अगली लाइन है कि प्रश्न है कि इस बहुबोली समूह को हम हिंदी क्यों कहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम इन्हें हिंदी के अंतर्गत क्यों मानते हैं। अब देखिए यहाँ प्रश्न बना है कि बहुबोली समूह को, ये जो बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं, तो हम उन्हें हिंदी क्यों कहते हैं। देखिए अब यहाँ से आप लोग उसको पकड़िएगा, ध्यान से देखिएगा, इस चीज़ को सुनिएगा कि ऐसा इसलिए कि इनका व्याकरणिक रूप थोड़ी बहुत भिन्नता के बावजूद समान है। यानी कि ये जितनी भी यहाँ पर भाषाओं की बात हो रही है, बोलियों की बात हो रही है, उन सब में बहुत थोड़ी सी ही भिन्नता है, लेकिन उनका जो व्याकरण वाला रूप है वो बहुत कुछ समान है, ठीक है। अगली लाइन है कि इनकी शब्दावली भी अधिकांशतः समान है। इनकी जो शब्दावली है वो भी अधिकांशतः समान है। इन बोलियों और उपबोलियों का व्यवहार करने वाले एक दूसरे की बोली समझ लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें परंपरा से केंद्रोन्मुख भाषा में साहित्य रचा जाता है। इस क्षेत्र में ब्रजी और अवधी 2 प्रमुख विख्यात साहित्यिक भाषाएं रही हैं, जिनमें विश्व स्तरीय समृद्ध साहित्य रचा गया है। देखिए ये लाइन आप लोग समझिएगा कि इस क्षेत्र में ब्रजी और अवधी 2 प्रमुख विख्यात साहित्यिक भाषाएं रही हैं, जिनमें विश्व स्तरीय समृद्ध साहित्य रचा गया है। विश्व स्तरीय समृद्ध साहित्य, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि ब्रजी यानी कि ब्रज भाषा में क्या लिखा गया था, सूर सागर, और अवधी में क्या लिखा गया था, रामचरितमानस और पद्मावत। तो ये दोनों ही आपका जो किसमें, ब्रजी और अवधी में ये जो रचनाएं लिखी गई थी वो किस प्रकार की है, विश्व स्तरीय रूप में समृद्ध हुई थी ये साहित्यिक रचनाएं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग पॉइंट कर लीजिएगा, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इस विशाल भारत प्रदेश के समाचार पत्र, दूरदर्शन केंद्र, आकाशवाणी केंद्र, विद्यालयों आदि में नागरिक हिंदी का व्यवहार करते हैं। ये जो विशाल भारत प्रदेश के हैं, जो विशाल भाषा है, तो प्रदेश के जो समाचार पत्र हैं, दूरदर्शन केंद्र, आकाशवाणी केंद्र, विद्यालय, इन सब में नागरिक किस प्रकार की भाषा का व्यवहार करते हैं, तो हिंदी भाषा का व्यवहार करते हैं, ठीक है। और उसी में साहित्य रचते हैं, पत्र व्यवहार भी करते हैं और राजनीतिक मुद्दों पर अपने विचार भी व्यक्त करते हैं। किस भाषा में, हिंदी भाषा में। परंपरा से आज तक इस प्रदेश की मानक भाषा हिंदी ही रही है। यानी कि परंपरा से आज तक, यानी कि जो भी पुराने समय से लेकर के प्रदेश की जो मानक भाषा रही है वह क्या रही है, हिंदी रही है। मानक भाषा का मतलब परिनिष्ठित हिंदी, शुद्ध हिंदी जो भाषा रही है, शुद्ध भाषा रही है, वह हिंदी ही रही है। मानक हिंदी का क्षेत्रीय बोलियों से कोई विरोध नहीं है, उल्टे ये बोलियां हिंदी के क्रमिक विकास में सहयोग ही करती आई हैं। इतने बड़े भाषा क्षेत्र में कभी कभी विवाद उठना स्वाभाविक भी है। यानी कि कहा जाता है कि जो भाषा का इतना बड़ा क्षेत्र है, अगर उसमें थोड़ा बहुत कभी विवाद उठ भी जाता है तो ये स्वाभाविक है, ठीक है। आज की मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है जो पश्चिमी क्षेत्र की है। आज की जो हमारी हिंदी है, जो मानक हिंदी है यानी कि परिनिष्ठित हिंदी है, उसका आधार क्या है, तो उसका आधार खड़ी बोली है जो पश्चिमी क्षेत्र की है। इस खड़ी बोली में हिंदी की अन्य बोलियों ने अपना योगदान करके उसके मानक रूप का निर्माण किया है। साहित्य शब्दों के माध्यम से परिस्थिति विशेष के ऐसे चित्र खींचता है या ऐसे विचार प्रस्तुत करता है कि हृदय उद्वेलित हो उठता है। हृदय
उद्वेलित होता है। देखिए जो साहित्य होता है तो शब्दों के माध्यम से परिस्थिति विशेष के ऐसे चित्र खींचता है, या फिर जो साहित्य के माध्यम से जो विचार प्रस्तुत किए जाते हैं उससे क्या होता है, हृदय उद्वेलित हो उठता है। इसका मतलब होता है कि जो हृदय होता है या तो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है या फिर व्याकुल हो जाता है। जब आप साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं पर जो भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ रहती हैं उनको इस तरीके से अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त किए रहते हैं साहित्य में कि उसको पढ़ करके आपका जो हृदय होता है वो बहुत ही ज़्यादा या तो व्याकुल हो जाएगा या तो उत्तेजित हो जाएगा। ठीक है, मार्मिकता पैदा होती है। मार्मिकता, इस मार्मिकता के आधार और कारण बदलते रहते हैं। यानी कि इसका मतलब है कि जो साहित्य होते हैं वह भी बदलते रहते हैं। ठीक है, इस परिवर्तन का आधार हमारा इतिहास बोध है जो परोक्ष तौर पर हमारे मूल्य और नैतिक मानदंड भी बदलता रहता है। कहते हैं कि संसार परिवर्तनशील है, तो इसका क्या मतलब है? देखिए क्या कहा है इसमें कि जो परोक्ष तौर पर, यानी कि इस परिवर्तन का आधार हमारा इतिहास बोध है जो परोक्ष तौर पर हमारे मूल्य और नैतिक मानदंड भी बदलता रहता है। परोक्ष तौर का मतलब होता है कि जो आंखों से ना दिखाई दे। परोक्ष का अगर हम लोग विलोम देखेंगे तो वो होगा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब जो हमें दिखाई देता है, और परोक्ष का मतलब होता है कि जो हमें आंखों से ना दिखाई दे। यानी यहाँ कहने का ये मतलब है कि जो साहित्य है उसमें भी परिवर्तन होता है, तो जो भाषा है हिंदी है उसमें भी परिवर्तन होगा। तो साहित्य यानी कि आप देखते होंगे कि जो आदिकाल में जिस तरीके की रचनाएं लिखी जाती थी वो धीरे धीरे आकर के आपका रीतिकाल भक्तिकाल होते हुए जो आधुनिक काल है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो जैसे पहले आदिकाल में रचनाएं लिखी जाती थी, साहित्य लिखा जाता था, वो आधुनिक काल में नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पर यही कहते हैं कि जो साहित्य है वह भी परिवर्तनशील है। ठीक है, इस परिवर्तनशीलता का प्रभाव हमारे भाव जगत पर भी पड़ता है। संसार की परिवर्तनशीलता के संदर्भ में साहित्य में परिवर्तन की खोज करना और उसकी व्याख्या करना साहित्य के इतिहास का कार्य क्षेत्र है। इतिहास क्या है? अब यहाँ सवाल बनता है कि इतिहास क्या है? तो हमारा वर्तमान निरंतर अतीत में समाता जा रहा है। हम वर्तमान को देखते हैं, अतीत को हम नहीं देख पाते हैं। ये सब लोग जानते हैं कि जो वर्तमान समय चल रहा होता है उसको तो सब देख पाते हैं, लेकिन जो अतीत होता है यानी कि जो बीत चुका होता है उसको हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन मनुष्य स्वभावतः इतिहास में भी झांकने का निरंतर प्रयास करता रहा है। अतीत में जाते रहने की प्रक्रिया में वर्तमान अपने कुछ चिन्ह छोड़ जाता है। पुराने भवन, शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के, भाषा, साहित्य, मिथक, किंवदंतियाँ आदि ऐसी ही चीज़ें हैं। इन्हें इतिहास का अवशेष समझना चाहिए। यानी कि अगर हम लोग जब इतिहास की खोज करते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि जो हमारा अतीत था उसमें क्या था क्या नहीं था। तो उसमें जो कुछ चिन्ह होते हैं जैसे कि पुराने भवन हो गए, शिलालेख हो गए, ताम्रपत्र, सिक्के, भाषा, साहित्य, इन्हीं सब के आधार पर ही तो इतिहास को हम लोग ढूंढ पाते हैं कि हाँ पहले था क्या चीज़। ठीक है, इन्हीं अवशेषों के आधार पर इतिहासकार इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। आज अशोक नहीं है किंतु उसके शिलालेख हैं, अकबर नहीं है किंतु आईने अकबरी है। इनसे जो जानकारियाँ मिलती हैं उन्हीं के आधार पर इतिहास की रचना होती है। ये अवशेष ही इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्रियाँ होती हैं। यानी कि जो भी अवशेष बचे रहते हैं उन्हीं के आधार पर इतिहास लेखन मतलब इतिहास लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या दिया है कि आज अशोक नहीं है। आज के समय में सब लोग जानते हैं कि अशोक कौन थे। अशोक एक राजा थे, लेकिन अशोक को किसी ने आज देखा नहीं है, बस उनका इतिहास पढ़ा जाता है। तो वही दिया है कि आज अशोक नहीं है किंतु उसके शिलालेख हैं, आज भी उनके शिलालेख मिलते हैं। अकबर नहीं है किंतु आईने अकबरी है। देखिए जो आईने अकबरी है वो अबुल फजल ने लिखा था। अकबर के बारे में, अकबर का जो संस्थान रहा है उसके बारे में लिखा है किसने? आईने अकबरी। महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा है। और अबुल फजल जो थे वो अकबर के जो 9 रत्न थे तो उन 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।
फिर अगली लाइन आती है कि साहित्य का इतिहास भी ऐसे ही पुनर्निर्मित किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो आप लोग ऊपर पढ़े तो इतिहास के बारे में आप लोगों ने पढ़ा कि इतिहास कैसे लिखा जाता है, वैसे ही आगे दिया है कि साहित्य का जो इतिहास है वो भी ऐसे ही पुनर्निर्मित किया जाता है। समस्त प्राचीन साहित्य जैसे 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, मीरा, भारतेंदु हरिश्चंद्र आदि की रचनाएं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्री हैं। तो देखिए ये जो प्राचीन साहित्य हैं, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, ये साहित्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचनाएं हैं और बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए कि जो 84 वैष्णवन की वार्ता है और जो 252 वैष्णवन की वार्ता है उसके रचनाकार कौन है, तो गोस्वामी गोकुलनाथ जी हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर अगली लाइन है कि हिंदी भाषा साहित्य के इतिहास की कुछ जानकारियों के बाद अब हम हिंदी साहित्य के इतिहास का परिचय प्राप्त करेंगे। सामान्यतः हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। क्या दिया है कि सामान्यतः हिंदी साहित्य का जो इतिहास रहा है उसका प्रारंभ 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन सरहपा को पुरानी हिंदी का कवि मानते हैं। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि राहुल सांकृत्यायन ने पुरानी हिंदी का कवि किसे माना है, तो सरहपा को माना है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 2 शताब्दी पूर्व 9वीं शताब्दी से शुरू हो जाता है। सरहपा की पुरानी हिंदी रचनाएं परिमाण में बहुत कम उपलब्ध हुई हैं। सरहपा की जो पुरानी हिंदी रचनाएं रही हैं वह परिमाण में बहुत कम उपलब्ध हुई है, इसलिए हम 1000 ईस्वी से ही हिंदी साहित्य का उद्भव मानना उचित समझते हैं, ठीक है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ हिंदी भाषा में साहित्य रचना से शुरू हुआ होगा। क्या दिया है कि यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो हिंदी साहित्य का प्रारंभ हिंदी भाषा में साहित्य रचना से शुरू हुआ होगा। इसीलिए इतिहासकारों के सामने समस्या यह है कि वे हिंदी के अपभ्रंश यानी कि पूर्व भाषा पुरानी हिंदी जिसे कहा जाता है से किन विशेषताओं के आधार पर अलग पहचान स्थापित करें। यहाँ पर जो इतिहासकार हैं उनके सामने कौन सी समस्या है कि वे हिंदी की जो अपभ्रंश है पूर्व की भाषा है उनमें किन विशेषताओं के आधार पर अलग पहचान स्थापित करें, ठीक है। भाषा प्रवाह नदी जल के समान होता है, उसे हम किसी एक बिंदु से सर्वथा भिन्न या नवीन नहीं घोषित कर सकते। हमें देखना होगा कि अपभ्रंश किन भाषा प्रवृत्तियों के कारण हिंदी में रूपांतरित हुआ। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि अपभ्रंश किन भाषा प्रवृत्तियों के कारण हिंदी में रूपांतरित हुआ। तो अगली लाइन देखते हैं। विद्वानों के अनुसार ये प्रवृत्तियाँ 3 हैं। पहला है क्षतिपूरक दीर्घीकरण, दूसरा है परसर्गों के प्रयोग की अधिकता और तीसरा है तत्समीकरण। यानी कि देखिए यहाँ से क्या प्रश्न बनता है कि अपभ्रंश, सवाल दे दिया जाएगा कि अपभ्रंश किन भाषा प्रवृत्तियों के कारण हिंदी में रूपांतरित हुआ। ऑप्शन में इन तीनों के अलावा एक और दे दिया जाएगा और पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा गलत है, ठीक है। विद्वानों के अनुसार 3 प्रवृत्तियां हैं। पहला है क्षतिपूरक दीर्घीकरण, परसर्गों के प्रयोग की अधिकता और तत्समीकरण। अपभ्रंश में हाथ के लिए हथ शब्द चलता था। अपभ्रंश जो भाषा थी उसमें जो हम लोग हाथ बोलते हैं तो उसके लिए हथ शब्द चलता था, ठीक है। हिंदी में वह हाथ हो गया, यानी कि जो पहले अपभ्रंश चलता था उसमें हाथ को जो हम लोग आज हाथ बोलते हैं तो पहले अपभ्रंश में उसको हथ बोला जाता था और हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, हाथ बोलते हैं। ता हट गया और हा में आकार जुड़कर हाथ बन गया, ठीक है। यानी ध्वनियों में आधे ता की क्षति और आ को आ बनाकर उसकी क्षतिपूर्ति की गई। काज, काम, 7, 8 जैसे शब्द इसी प्रवृत्ति से बने हैं। संस्कृत प्राकृत में प्रसर्ग नहीं होते भी होंगे तो वे नगण्य हैं। वहाँ
पर सर्गों का काम विभक्तियों से चलाया जाता था। देखिए क्या दिया है कि जो संस्कृत और प्राकृत होते थे तो उसमें परसर्ग नहीं होते थे, और अगर होते भी थे तो बहुत ही कम मात्रा में होते थे, ठीक है। और वहाँ पर परसर्गों के काम विभक्तियों से चलाया जाता था। आप लोग जब संस्कृत पढ़े होंगे तो उसमें विभक्तियाँ चलती थी ना, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति। तो जो संस्कृत और प्राकृत था तो उसमें विभक्तियों से काम चलाया जाता था। अपभ्रंश में कहीं कहीं परसर्ग मिलते हैं, लेकिन हिंदी में परसर्गों का प्रयोग अधिक होने लगा। यानी कि संस्कृत और प्राकृत में विभक्तियाँ चलती थी, अगर परसर्ग चलते भी थे तो बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि 0 समझ लीजिए आप लोग। लेकिन जो हिंदी है तो हिंदी में परसर्गों का प्रयोग अधिक होने लगा। यह दूसरी प्रवृत्ति है जिसके कारण हिंदी अपभ्रंश से अलग हुई, ठीक है। ऐसों में शशि के मुख से अहि से निकसे, चंद्रमा के मुख से मानो सर्प निकल रहा हो। क्या दिया हुआ है? शशि के मुख से अहि से निकसे। अहि का मतलब सर्प होता है, ठीक है। यहाँ पर इसका अर्थ भी दिया है कि चंद्रमा के मुख से मानो सर्प निकल रहे हों, जैसी पंक्तियाँ आती है। पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश में तत्सम शब्द ढूंढने पर भी मुश्किल से मिलते हैं। जो प्राकृत है, पाली है, उसमें जो अपभ्रंश शब्द होते हैं तो अपभ्रंश में तत्सम शब्द ढूंढने पर भी मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है। पाली में तो राजा भी लाजा होता है। पाली में राजा को क्या बोला जाता था? लाजा बोला जाता था, ठीक है। पुरानी हिंदी में तत्सम शब्दों का पुनर्प्रचलन होता था। पुरानी हिंदी में तत्सम शब्दों का पुनर्प्रचलन होता था। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का अनुमान है, देखिए जब भी पुरानी हिंदी की बात आती है तो किसका नाम जहन में आता है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, ठीक है। तो इनका अनुमान है कि ऐसा अर्थबोध को स्पष्ट करने के लिए हुआ होगा। अपभ्रंश में एक ही शब्द कभी कभी अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता था, जैसे गज और गत दोनों के लिए गय। गज और गत दोनों के लिए क्या प्रयोग किया जाता था? गय शब्द प्रयोग किया जाता था, ठीक है। अर्थबोध में गड़बड़ी होती थी। अब आप लोग अगर किसी एक शब्द का 2 अर्थों में प्रयोग करेंगे तो अर्थबोध में गड़बड़ी तो होनी ही है। कुछ लोगों का विचार है कि जो तत्सम शब्दों का पुनर्प्रचलन हुआ था वह किसके कारण हुआ था? वैष्णव धर्म के प्रचार के कारण हुआ था। पृथ्वीराज रासो में वर प्रमुदीय प्रथमाधिपति जैसी पंक्ति है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है, आप सब लोग जानते हैं। सारांश यह कि अपभ्रंश में क्षतिपूरक दीर्घीकरण, परसर्गों के प्रयोगों की अधिकता और तत्सम शब्दों के पुनर्प्रचलन की प्रवृत्तियां आ जाने पर उसका विकास पुरानी हिंदी में हुआ, ठीक है। अपभ्रंश ये सब जो अपभ्रंश का जो भाषा प्रवृत्ति के कारण हिंदी में रूपांतरित हुआ था, तो इन्हीं सब के कारण से क्या हुआ? पुरानी हिंदी में उसका परिवर्तन हुआ, उसका विकास हुआ, ठीक है। ये प्रवृत्तियां साहित्य में 10वीं शताब्दी के आसपास मिलने लगती हैं। अतः हम हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 1000 ईस्वी से मानते हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति को विभिन्न कालखंडों के नामकरण का आधार माना था। इसी पद्धति पर उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और आधुनिक काल को गद्य काल कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण ये लाइनें हैं, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कि पंडित रामचंद्र शुक्ल ने, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या क्या नाम दिया था? आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल नाम दिया, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और आधुनिक काल को क्या कहा? गद्य काल कहा था। वीरगाथा और भक्ति को प्रधान प्रवृत्ति मानते समय उनके ध्यान में साहित्य का भाव पक्ष रहा होगा, जबकि रीति और गद्य रूपगत प्रवृत्तियां हैं, ठीक है। जहाँ तक आदिकाल का प्रश्न है, ग्रियर्सन ने इसे चारण काल, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। अंडरलाइन कर लीजिएगा इन लाइनों को, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेपरों में ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। कि आदिकाल को ग्रियर्सन ने क्या कहा? चारण काल कहा।
मिश्र बंधुओं ने क्या कहा? प्रारंभिक काल कहा। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न आए भी हैं। इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, नामकरण और विभिन्न कालखंडों की कालावधियां इस प्रकार है। अब देखते हैं कि क्या क्या इसका जो विभाजन दिया गया है, कौन कौन सा समय है। आदिकाल, आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। समय सीमा क्या है इसकी? संवत 1050 से संवत 1375 तक। पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, संवत 1375 से संवत 1700 तक। उत्तर मध्यकाल, इसे रीतिकाल के नाम से जाना जाता है, संवत 1700 से संवत 1900 तक। और आधुनिक काल, जिसे गद्य काल के नाम से जाना जाता है, संवत 1900 से अब तक। ठीक है, शुक्ल जी का काल विभाजन तो प्रायः सर्वमान्य है, किंतु परवर्ती इतिहासकारों ने आदिकाल और रीतिकाल के नामकरण और प्रधान प्रवृत्ति के विषय में शुक्ल जी से गंभीर मतभेद प्रकट किया है, जिसकी चर्चा हम यथा अवसर करेंगे। देखिए, जो शुक्ल जी ने जितनी भी यहाँ पर जो भी नामकरण दिया है, काल विभाजन दिया है, अगर उसी पे सभी लोगों ने अपना मत दिया होता तो जो मार्केट में आपको इतनी सारी पुस्तकें मिलती हैं आदि हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित, तो शायद इतनी पुस्तकें नहीं पढ़नी पड़ती आपको। लेकिन जो विद्वान हैं वो सर्वमत नहीं थे। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो भी दिया है, जो भी उन्होंने पुस्तक लिखी है हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के, उस पर सभी लोगों ने अपना मत नहीं दिया है, सब लोग उससे संतुष्ट नहीं थे, इसलिए सभी ने अपना अलग अलग एक एक पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है, किसी ने एक, किसी ने दो। तो इस प्रकार से बहुत सारे हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित पुस्तकें हो गई हैं, बहुत लोगों ने लिखी हैं। ठीक है, यद्यपि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 1000 ईस्वी के आसपास से माना जाता है, किंतु हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल को ठीक से समझने के लिए हमें कुछ पहले की साहित्यिक गतिविधियों का परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए। पहले कहा जा चुका है कि इस काल में रचित अनेक अपभ्रंश रचनाओं और नाथ सिद्धों की भाषा को पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा था। वस्तुतः पुरानी हिंदी से उनका तात्पर्य परिनिष्ठित अपभ्रंश से विकसित या अपभ्रंशोत्तर भाषा से है। अब देखिए, ये भी आपको अंडरलाइन करना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये लाइन है। अगर सवाल पूछ ले कि पुरानी हिंदी से तात्पर्य क्या है, ठीक है, प्रश्न बन जाएगा कि पुरानी हिंदी से क्या तात्पर्य है, यानी कि पुरानी हिंदी किसे कहते हैं। ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, जिनमें से एक ए भी रहेगा और यही आपको सही निशान लगाना है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िए कि पुरानी हिंदी से क्या तात्पर्य है। तो परिनिष्ठित अपभ्रंश से विकसित या अपभ्रंशोत्तर भाषा से है। ठीक है, सिद्धों, नाथों, जैन मुनियों के दोहे, पद्य, संदेश रासक, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउरवेल, प्राकृत पैंगलम के अनेक छंद, हेमचंद्र के छंद, हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण में संकलित अनेक दोहे पुरानी हिंदी के अंतर्गत हैं। अब देख लीजिए, पुरानी हिंदी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। सिद्धों, नाथों, जैन मुनियों के दोहे, पद्य, संदेश रासक। संदेश रासक पढ़ते ही आपके दिमाग में कौन आता है? अब्दुल रहमान। संदेश रासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, याद रखिएगा आप लोग। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये किसने लिखा है? तो इसे दामोदर कवि ने लिखा है। ठीक है, राउरवेल भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, किसकी रचना है? कवि रोड़ा की। प्राकृत पैंगलम किसका है? तो लक्ष्मीधर की है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इन सब के अनेक छंद, हेमचंद के छंद, और हेमचंद ने क्या लिखा है? प्राकृत व्याकरण, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, इन सब में संकलित अनेक दोहे जो हैं वो पुरानी हिंदी के अंतर्गत हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकाल को अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य में विभाजित किया है। क्या किया है? पंडित रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकाल को अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य में विभाजित किया है। ठीक है, और देश भाषा काव्य को वीर गाथा काव्य कहा है। देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो शुक्ल जी हैं वो देश भाषा काव्य को किस नाम से कहते हैं? तो वीर गाथा काव्य कहते हैं। ठीक है,
इस वीर गाथा काव्य को पुरानी हिंदी के ही अंतर्गत मानना चाहिए। पुरानी हिंदी में अपभ्रंश और हिंदी की भाषाई एवं साहित्यिक प्रवृत्तियां घुली मिली हैं, इसलिए आदिकाल को अपभ्रंश और हिंदी का संधिकाल भी कहा जाता है। अब देखिए महत्वपूर्ण लाइन है, अंडरलाइन करिएगा आप लोग कि जो आदिकाल है उसको अपभ्रंश और हिंदी का क्या कहते हैं, संधिकाल कहा जाता है। हिंदी भाषा और साहित्य का स्वरूप वस्तुतः भक्ति काल में सामने आता है। अब हम आदिकाल तथा उत्तरवर्ती कालखंडों के इतिहास का क्रमवार परिचय प्राप्त करेंगे। अब आदिकाल के विषय में हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज का ये जो हम लोग का टॉपिक था विषय प्रवेश का, वो आप लोग को कैसा लगा, ये आपके लिए कितना यूज़फुल है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहे उनका दिल से धन्यवाद। और जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो अपनी परीक्षा को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए, अपनी तैयारी को और अच्छी करने के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब मिलते हैं कल की क्लास में, आदिकाल के बारे में चर्चा होगी, ठीक है। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।